प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। प्यारे विद्यार्थियों, आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु मैं पुनः एक नया पाठ लेकर, अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं और उसका नाम है द्विवेदी युग की विशेषताएं। आधुनिक काल की भारतेंदु युग की विशेषताएं हम कर चुके हैं और आधुनिक काल का जो दूसरा युग है वह है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की विशेषताओं पर हम सविस्तार क्रमवार एक एक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाम है द्विवेदी युग, तो क्यों ना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा, उनके छाया चित्र से दर्शन करते चलते हैं। उच्च कोटि के हिंदी के महाविद्वान, प्रकांड और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय देन है। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर इन्होंने अपनी कलम ना चलाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी महान विभूति के नाम पर, विद्वान के नाम पर, आधुनिक युग का द्वितीय काल, जिसका नाम है द्विवेदी युग, पड़ा। द्विवेदी युग का दूसरा नाम, प्यारे बच्चों, सुधार काल है। अर्थात द्विवेदी काल को सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग के प्रथम उपविभाग के नामकरण की तर्ज पर द्वितीय काल का नाम भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में अपने हाथों में लेते ही कवियों के लिए नैतिक और सामाजिक आदर्शों की व्यवस्था की। इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कविता में श्रृंगारिकता को एकदम त्याग दिया गया। यथार्थ चित्रण की उपेक्षा की जाने लगी और आदर्श को अनिवार्य रूप में अपनाया गया। इन्होंने रीति काल की प्रवृत्तियों को छोड़कर गद्य और पद्य में समान भाषा अपनाने पर बल दिया। तो प्यारे बच्चों, एक अंक के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वह है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस विद्वान द्वारा किया गया और कब किया गया? तो आप सभी का उत्तर होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया और यह 1903 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रकार से दो प्रश्न आपके एक अंक का भी बनता है। उन्हीं के आदर्शों से, किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों से प्रेरित होकर
मैथिली शरण गुप्त, अविद्या सिंह उपाध्याय, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। इसी बीच अनेक कवियों ने अपनी राहें बदली। कुछ कवियों में अब भी ब्रजभाषा का मोह था, परंतु अधिकांश खड़ी बोली में लिखने लगे थे। उन्हें शीघ्र ही ये समझ में आ गया था कि नए विषयों की अभिव्यक्ति में पारंपरिक ब्रजभाषा उनकी सहायता नहीं कर सकती। अर्थात प्यारे बच्चों, इस युग के कवियों ने ये बड़ी जल्दी समझ गए कि अब हमें ब्रजभाषा पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा, और इसीलिए इस युग के कवियों ने ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली को अपनाया। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग की विशेषताएं। दूसरी ओर द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत किया। उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा इस युग में जो नई परंपरा डाली, वह हिंदी को इनकी मौलिक और महत्वपूर्ण देन है। एक दृष्टि से आचार्य द्विवेदी ने हिंदी में नव्य शास्त्रवादी युग की स्थापना की। इस युग की काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब हम प्यारे बच्चों क्रमवार एक एक विशेषता का अध्ययन करेंगे और उनकी बाकायदा सविस्तार चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय भावना, प्रथम विशेषता जो है, देश की परिस्थितियों की मांग के अनुसार इस युग के सभी कवियों ने देश गौरव तथा देश प्रेम को वाणी दी। इसके माध्यम से कवियों ने देश में फैल रही सामाजिक बुराइयों, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक पाखंडों की कड़ी आलोचना की। इनके देश प्रेम की भावना में जातीय आदर्श से ऊपर उठकर राष्ट्रीय आदर्शों को अपनाया गया। परिणाम स्वरूप देश में स्वतंत्रता के साथ साथ अखंडता का स्वर मुखरित हुआ। प्यारे बच्चों, देश के हित में देश की एकता और अखंडता बहुत जरूरी। मैथिली शरण गुप्त, अविद्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने मातृभूमि के प्रति सच्चा स्नेह प्रकट किया। मैथिली शरण गुप्त साकेत भारत भारती तथा अविद्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास। अविद्या सिंह उपाध्याय का जो प्रिय प्रवास है, इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। आदि रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं का चित्रण हुआ है। नाथूराम शर्मा वीरों को बलिदान के लिए उत्साहित करते हुए कहते हैं, देश भक्त वीरों मरने से
देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। वेदी पर करना होगा। भारत के वीर सपूतों को उत्साहित, प्रोत्साहित और उनमें देशभक्ति भावना का मंत्र फूंकते हुए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं नाथूराम शर्मा जी ने कि हे मेरे देश के वीर सपूतों, तुम्हें मरने से नहीं डरना होगा और देश के लिए बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। तो इस प्रकार राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना इस युग के कवियों में देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, अन्य जो विशेषता है वह है मानवतावाद। मानवतावाद में हम पढ़ते हैं इस युग के कवियों ने राष्ट्र की जनता, खास तौर पर गरीब, उपेक्षित व्यक्तियों की समस्या को चित्रित किया। इसमें मजदूर, विधवा आदि को जाति धर्म से ऊपर उठाकर मानवता के धरातल पर समझने का प्रयास किया गया। इस युग की कविता में किसी स्वर्ग ईश्वर का गुणगान ना करके धरती के मनुष्य को ही महत्व दिया गया। मैथिली शरण गुप्त साकेत नामक महाकाव्य में राम के मुख से कहलवाते हैं कि मैं संदेश नहीं यहां स्वर्ग का लाया। मैं संदेश नहीं यहां स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। क्या बात है। साकेत में, जो कि उनका महाकाव्य है, एक अंक का प्रश्न भी बनता है प्यारे बच्चों कि साकेत किसकी रचना है और किस प्रकार की रचना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये महाकाव्य। उल्लेखनीय है कि यहाँ ईश्वर भी इस धरती के दुख दर्द मिटाने के लिए मनुष्यता और मानवता को स्थापित करने के लिए आते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम अभी 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ऐसे आदर्श को प्रस्तुत किया है। राम जैसा आदर्श ना कोई भाई है, ना कोई पति है, ना ही पुत्र। और उसी आदर्श को इस भारतीय समाज में स्थापित किया गया। और जो विशेषता द्विवेदी युग की मानवतावाद है, सभी धर्मों में सबसे बड़ा है धर्म जो मैं मानता हूं वो मानवतावाद। तो और मानवता की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी ये वसुधैव कुटुंबकम बन सकेगी। समस्त परिवार हमारा एक जैसा बन सकेगा। पूरा इतना विशाल ब्रह्मांड और धरती
सब एक परिवार जैसे यहाँ के लोग रह सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, मानवता के बाद हम अगली विशेषता को देखें। नैतिकता और आदर्श। इस विशेषता को, नैतिकता और आदर्श के बारे में हम पढ़ते हैं। सुधार काल की रचनाओं में कवियों ने इतिहास, पुराण के प्रसंगों के माध्यम से सत्य की जीत, कर्तव्य परायणता, स्वार्थ त्याग और आत्म गौरव जैसे आदर्शों को स्थापित किया। यहाँ कविता का उद्देश्य आदर्श उपदेश कल्याण माना गया है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवि का केवल उद्देश्य कविता लिखकर मनोरंजन नहीं आता, बल्कि कोई भी कविता पढ़ने के बाद व्यक्ति के अंदर अगर कोई ज्ञान के साथ साथ नैतिकता और आदर्श की भावना पैदा ना हुई तो उद्देश्य रहित कविता मानी जाएगी। क्योंकि कविता पढ़ने के बाद बच्चा हो, व्यक्ति हो या कोई विद्वान हो, उससे कुछ ना कुछ सीख लेता। और सीख कैसा होना चाहिए? अच्छी उसमें नैतिक भावना विद्यमान हो और उच्च आदर्श भी हो, ताकि लोगों के कल्याण की भावना विकसित हो सके। ऐसा इस युग के कवियों का मानना है। प्राकृति चित्रण। वास्तव में प्राकृति तो प्राकृति है। द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र रूप का चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति को बहुत निकट से देखा और उसके सुंदर और लुभावने चित्र प्रस्तुत किए। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी नामक खंड काव्य में चांदनी की किरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। सक्ष चांदनी बिछी हुई है। सक्ष चांदनी बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर तल में। कितना सुंदर प्रकृति की छठा विखारी है मैथिली शरण गुप्त इस कविता में। कितनी सुंदर पंक्तियां देखते ही बनती है, मन को मोह लेती है। प्यारे बच्चों,
हम चलते हैं अगली विशेषता की ओर। द्विवेदी युग में प्रकृति के सौंदर्यात्मक चित्रों के अतिरिक्त उपदेशपरक चित्रण भी हुआ। निम्नलिखित पंक्तियां इसकी उदाहरण हैं। पल पल अंश घट घटे रजनी के, बढ़े दिवस का मान। पल पल अंश घट घटे रजनी के, बढ़े दिवस का मान। यथा अविद्या सकुचे ज्यों ज्यों, यथा अविद्या सकुचे ज्यों ज्यों, त्यों त्यों विकसे ज्ञान, त्यों त्यों विकसे ज्ञान। इत्वृत्त्यात्मकता, ये अलग पहचान है द्विवेदी के कवियों की। इत्वृत्त्यात्मकता, इत्वृत्त का अर्थ है वृत्तांत या वर्णनात्मकता। इस युग के कवियों ने नैतिक और आदर्श की प्रतिष्ठा की, इसलिए इनकी शैली भी विवरणात्मक या यूं कहें इत्वृत्त्यात्मकता हो गई है। परिणामतः कविता में नीरसता और शुष्कता आ गई है। यहाँ कल्पना और गहराई की अनुभूति की अपेक्षा वस्तु का वर्णन विवरण अधिक है। कहने का मतलब है कि इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं को एक वर्णनात्मकता का रूप दिया, और जहां पर वर्णनात्मकता अधिक हो वहां नीरसता अपने आप स्वतः ही आ जाती है। काव्य रूप, कितने प्रकार के काव्यों की रचना इस युग में हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता को जितने रूपों ढंग में लिखा जा सकता है वे काव्य रूप कहलाते हैं। कविता को जितने रूपों ढंग में लिखा जा सकता है वे काव्य रूप कहलाते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। इस दृष्टि से इस युग में प्रबंध, मुक्तक और लोकगीतों की रचना हुई है, और इसलिए यह युग साहित्य की दृष्टि से विशालकाय है। बड़े बड़े प्रबंध काव्य, साकेत जैसे, प्रिय प्रवास जैसे प्रबंध काव्य लिखे गए, छोटे छोटे मुक्तक काव्य भी लिखे गए, और लोक गीतों की भरमार हुई। इस युग के प्रबंध काव्यों में प्रिय प्रवास, साकेत और यशोधरा आदि रचनाएं उल्लेखनीय। मुक्तक काव्य प्रायः सभी कवियों ने लिखा। मुक्तक काव्य प्रायः सभी कवियों ने लिखा। राम नरेश त्रिपाठी प्रगति गीत एवं लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने हिंदी में सबसे पहले लोक गीतों का संग्रह किया। कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। लोक गीतों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए वे कहते हैं
कौन? रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, मैं ग्राम गीतों का स्वाभाविक कविता मानता हूं। ग्राम गीतों को क्या मानते हैं? स्वाभाविक कविता मानते हैं। वह सीधे हृदय से निकलते हैं। उनमें मस्तिष्क का मिश्रण बिल्कुल नहीं होता। मैं भी मानता हूं, क्योंकि लोकगीत तो लोकगीत है, उनमें मस्तिष्क का मिश्रण बिल्कुल नहीं होता। उनका प्रभाव भी सीधा हृदय पर यहां पड़ता है। भाषा सुधार की बात कर लें अब। द्विवेदी युग की कविता को सुधार युग की कविता भी कहा गया। वस्तुतः द्विवेदी ने भाव और भाषा में सुधार के अनेक उपाय किए। इन्होंने कविता में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली को स्थापित किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग रीति काल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है, और इसलिए उस काल में ब्रज भाषा तो प्रचलित थी, लेकिन द्विवेदी युग में आते आते सारी की सारी कविता ब्रज वाली भी खड़ी बोली में परिवर्तित होगी। उसके रूप को व्याकरण के नियमों के अनुसार बनाया गया, वाक्य विन्यास में सुधार किया गया। फलतः खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ा और उसमें शुद्धता और निखार आया, और उसका एक रूप निश्चित हुआ। प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको बता दूं, खड़ी बोली को अब हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह है खड़ी बोली। और हिंदी को खड़ी बोली क्यों कहा गया? कोई भी अक्षर देख लीजिए आप, भाषा में भा, आ की मात्रा, शा, आ की मात्रा, सभी अक्षरों में खड़ी पाई सीधी कुछ ना कुछ जरूर मिलती है, और इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आप सभी ने आज द्विवेदी युग की विशेषताओं को सविस्तार पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि द्विवेदी युग की विशेषताएं आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमने समस्त विशेषताओं को बड़े ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। हम यहीं पर आप सभी से विदा लेता हूं। दोबारा फिर आपके पास नए अध्याय, नए पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।